शशि साहब, लेट्स गो बैक टू यू. अब ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, एक तो डिफेंस शिफ्ट था, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कितना इमिनेंट हो गया है आफ्टर ऑल ऑफ दिस, और स्पेशली वॉर के बाद रीस्टार्ट करना उसी तरीके से ऑयल सप्लाई को, पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को, वो इन इटसेल्फ क्या इस बात की तरफ नहीं लेकर जाएगा बाकी ममालिक को, जितने भी गल्फ के ममालिक हैं, कि रीथिंक किया जाए अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को? देखिए, ये जो एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन थी ना नेटो में, यूरोपियन यूनियन में, इस प्रेसिडेंट ने एक साल के अंदर आके वो खत्म कर दी. इटली को बुरा भला कहा, स्पेन को कहा कि दे आर हॉरिबल, फिर आपने कनाडा का कहा कि आप 53rd स्टेट बन जाए हमारी, तो हर एक को एक इन अ वे ऑफेंड किया. फिर आपने देखा जीसीसी के ममालिक में क्या हुआ. जीसीसी में अब ब्रेकअवे शुरू हो गया है, अब वो एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है. एक और जो हम अक्सर जिक्र नहीं करते, चाइना का बहुत बड़ा फैक्टर रहा है. जैसे हमने बात की कि वेपन्स जो डिप्लीट हो रहे हैं, वो दिलचस्प बात यह है कि मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना देगा उन अमेरिकन कंपनियों को जिन्होंने वेपन्स बनाए हैं, और ये वही वेपन्स हैं जो ताइवान के सब्जेक्ट पर चाइना को कोर्स करने के लिए या डिटर करने के लिए किया जाता है. चाइना का एक और एलिमेंट हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है कि चाइना बहुत अरसे से एक मलाका डिलेमा में रहा है. मलाका डिलेमा वही है जो स्टेट ऑफ मलाका है, वहां से चाइना का 80% तेल आता है. तो कहां अमेरिका ब्लॉकेड करने जा रहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना को, थ्रू वेनेजुएला नंबर 1, ईरान नंबर 2. अब देखिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां 4% ईरान तेल कंट्रोल करता था, सिर्फ 1.85 बिलियन रोजाना देता था सिर्फ चीन को, अब 20% दुनिया का वो कंट्रोल कर रहा है. अब दूसरा देखिए कि अमेरिका के जो एलाइज हटते जा रहे हैं पीछे, तो स्टेट ऑफ मलाका को ये बहुत सुपरविजन में अमेरिका रखता था. जैसे मैंने कहा 80% तेल वहां से चाइना का आता था, तो इन अ वे रिवर्स हो गया है. जो चाइना पे नजर अमेरिका रखता था, अब चाइना उल्टा उन पे नजर रखना शुरू हो गया. वहां से भी एक फ्रीडम मिल जाएगा इसको, क्योंकि 80 साल तक वर्ल्ड वॉर जब से खत्म हुई है, वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट 2, उसके बाद से आज तक चाइना वॉज एन अनपेड पुलिसमैन और अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप एंड नेटो. वो अब एक न्यू फाउंड अलायंसेज वहां बन गई हैं. जब वहां बन जाएंगी तो इट विल हैव डोमिनो इफेक्ट. दैट मीन्स वो एक ईंट कोई गिराएगा तो बाकी ईंटें खुद ही गिरती जा रही हैं. तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि ऑफेंड यूरोप को किया, नेटो को किया, ग्रीनलैंड की तरफ इशारा किया, तो एक नेगेटिव एलिमेंट परसेप्शन हुई. और खास तौर पर जब उन्होंने पर्सनलाइज लीडरों को ऑलमोस्ट इंसल्ट किया, पब्लिकली कह लें, या एम्बैरेस किया, या उन पे नेगेटिव कमेंट्स पास किए, डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट मौकों पर करते हैं, तो आई थिंक वो अलायंसेज जब शिफ्ट हुए हैं तो उसका इफेक्ट बाकी रही सही कसर ईरान बैक्ड बाय चाइना एंड रशिया ने पूरी कर दी. और मिडल ईस्ट का भी आपने देखा अलायंसेज चेंज होना शुरू हो जाएंगे. तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म अमेरिका को तो आ ही गया होगा कि कितने परसेंट उन्होंने वेपन डिप्लीट किए, लेकिन न्यू फाउंड रियलिज्म ग्लोबली भी आया है. तो आई थिंक न्यू फाउंड रियलिज्म इसलिए आया है. आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वो प्रेसिडेंट ट्रंप है जिन्होंने 13 बिलियन का एक जहाज, 3 बहरी एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय किए हुए थे, एक को वापस बुला लिया 309 दिन बाद, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया. और वो 100 मिलियन के जहाज क्रैश हुए, F-35 या डैमेज हुए उनको. आखिरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करते हैं कि सीजफायर हो गया है और ईरान कहता है कि नहीं हुआ. तो ये जब लीडर की क्रेडिबिलिटी, और वो भी सुपर पावर के लीडर की क्रेडिबिलिटी डाउन होती है या कॉम्प्रोमाइज होती है, तो पीपल लुक फॉर ऑल्टरनेट. एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट. वो आपने स्टेटमेंट का जिक्र किया कि जो कनाडा को 51st स्टेट ऑफ यूएसए बनाने की बात की थी, स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन ग्रीनलैंड एंड ऑल दैट. लेकिन डज दिस मीन, एम्बेसडर मुनीर अकरम, के अब जो है वो सेंचुरी ऑफ द ईस्ट आ रही है, ग्लोबल साउथ आगे बढ़ रहा है, और वो जो सेंचुरी ऑफ द वेस्ट थी उसका डाउनफॉल आ रहा है, या अभी इसके इम्तिहान और भी हैं? ये देखें, आपको याद होगा, it took the Roman Empire 500 years to collapse. उसकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी 400 साल 500 साल पहले. फिर वो रिवाइव किया, फिर आगे पीछे. तो अमेरिका भी सुपर पावर है. अभी हिस्ट्री ऑफ कोर्स इज नाउ एक्सेलरेटेड, तो 500 साल नहीं लगेंगे, पर कुछ अरसा जरूर लगेगा कि उसकी डिक्लाइन तो शुरू हो रही है रिलेटिव टू अदर पावर्स. चाइना, रशिया, सब जो ताकतें आ रही हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, बट इट विल टेक टाइम. तो अमेरिका सुपर पावर रहेगा किस अरसे तक, एंड वी हैव टू ट्रीट इट एज सच. और ये जो पेट्रो डॉलर की सिचुएशन थी एम्बेसडर साहब, उससे भी कुछ स्वे करते हुए कुछ कंट्रीज नजर आ रहे हैं. सऊदीया के साथ जो यूएस का मुआहिदा था वो भी एट द एंड खत्म हो गया, एंड देन कंटिन्यूइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, वो कितना इम्पैक्ट करेगा आने वाले दिनों में डिप्लोमेसी को भी एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी?
یہ دیکھیں اس میں جو فائنینشیل وارفیئر ہے وہ جاری ہے اور وہ بہت سٹلی چین اور روس نے شروع کی ہے. اس میں ہندوستان بھی کس حد تک شامل ہوا ہے. ایران نے بھی دکھا دیا ہے کہ آئل کی تجارت یوان میں کرے گا. کچھ خلیج کے ممالک ہیں وہ بھی تیار ہیں کہ یوان میں تجارت کریں گے آئل کی. پھر ابھی امریکہ نے اب ایک اور شوشہ شروع کیا, وہ ہے کرپٹو اور اسٹیبل کوائنز جو انہوں نے نکالے ہیں. میرے خیال میں دیٹ از آلسو اندر وے کہ امریکہ اپنی ڈالر کی ہیجمنی رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. ابھی کس طرف جاتی ہے یہ بات یہ دیکھنے کے لیے ہے, پر یہ فائنینشیل وارفیئر جاری ہے اس وقت طاقتوں میں. Absolutely. Ambassador Munir Akram Sahab, thank you very much. Air Commodore Khalid Chishti, thank you very much for joining me in the program. یہ ٹگ آف وار ابھی کچھ عرصے چلتی رہے گی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2 and 4 جو ہے ایران اور US کے بیچ میں یہ بھی چلتا رہے گا, لیکن ہوپ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس سارے معاملے کے اندر یہ جو صورتحال پیٹرولیم مصنوعات کی ہے جس نے پوری دنیا کو امپیکٹ کیا ہوا ہے, یہ ریزالو ہو, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایران اور USA ایک میز پر بیٹھے. انشاءاللہ کل بھی اس پہ بات کریں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف.